राजस्थान प्रांत के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम इंग्लिश कंपलसरी रेनबो जिसका लेसन 8वां पढ़ रहे हैं और इसमें पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा और हम आज पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट का बहुत सारे विद्यार्थियों ने 9610208295 इन नंबरों पे जो आपको प्रश्न दिए गए थे पार्ट फर्स्ट में, उन प्रश्नों के उत्तर आप सभी विद्यार्थियों ने इन नंबरों पे भेजा और अपने जो ग्रुप बने हुए हैं इन ग्रुप्स में भी भेजा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्रकार पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। देखिए विद्यार्थियों, आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आप ये चाहते हैं, यानी बहुत सारे विद्यार्थी ग्रुप में ऐड करने के लिए मैसेज भी करते हैं और ऐड होने के लिए, तो आप सबसे पहले इस चैनल को आप अवश्य ही सब्सक्राइब करें मेरे कहने से। क्योंकि अब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो अपलोड होते ही आपके पास उस लेसन का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और एक नहीं, 4 सब्जेक्ट का, 4 सब्जेक्ट्स जो है अपने यहां से हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी। आप ये जान सकते हैं कि हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी ये टोटल फैकल्टीज के लिए आवश्यक है, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट है, चाहे कॉमर्स का स्टूडेंट है, चाहे आर्ट्स का स्टूडेंट है, किसी भी स्ट्रीम का है, उस विद्यार्थी के लिए हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी है वो आवश्यक है। तो ये सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने को अच्छी तरह से मिल ही जाएंगे। इसके अतिरिक्त 2 विषय जो है वो एक पॉलिटिकल साइंस और एक हिंदी लिटरेचर। हिंदी कंपलसरी में अपने लगभग 8-9 पार्ट हो गए हैं, हिंदी लिटरेचर लगभग कंप्लीट हो गया है, इंग्लिश जो है इसका हम 8वां पार्ट पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में 6-7 पार्ट हो गए हैं, सेकेंड यानी थर्ड इकाई चल रही है। तो आपसे कहना चाहूंगा कि जो ही लेसन अपलोड होता है, अपलोड होते ही आपके पास आ जाए और आप ध्यान लगा करके मग्न होकर के और पढ़ाई करें। जब आपके नंबर अच्छे बनेंगे, आपके पाठ समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा आपको ज्ञान प्राप्त होगा, तब मेरी ये मेहनत है वो साकार होगी। और जब आपके रिजल्ट है वो आपका बहुत अच्छा आएगा और आप मुझे बधाई देंगे कि सर हमारा लेसन और हमारा जो पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ है और हमने आपके चैनल से पढ़ाई की और उससे हमारी बहुत अच्छी मदद हुई, तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। और इसीलिए आपकी सहायता के लिए ही ये चैनल है वो शुरू किया गया है। अब यहां से आप सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करने पर एक छोटे से समय के लिए, शॉर्ट समय के लिए नहीं है, आगे भी जब आप सीनियर कर लेंगे तो उसके बाद भी हम इस जो अपना जो संबंध है इस रिश्ते को आगे बढ़ाए रखेंगे और कंपटीशन एग्जाम्स में हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश और जीके अन्य विषयों से संबंधित भी आपकी सहायता समय समय पर करता रहूंगा। और जैसे मोटिवेशनल जो वीडियोस हैं वो भी आपके लिए मैं बनाता रहूंगा ताकि आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आए और आप सकारात्मक भावों से आगे बढ़ते रहें। तो इसी उम्मीद के साथ हम आज पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में देखते हैं कितने प्रश्न बनते हैं और जरूर आप इन प्रश्नों के उत्तर आप अवश्य नंबरों पे भेजेंगे। प्रश्नों के उत्तर आप अवश्य भेजें। चाहे आपको समझ में आने की बात यह है कि जब आप 2 बार पार्ट को, इंग्लिश का पार्ट 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 2 बार 3 बार जब तक आप पाठ को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके पाठ समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, जब तक आप पाठ को पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके पाठ समझ में नहीं आएगा। आप यानी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, उससे ना तो प्रश्नों तो समझ में आते हैं और ना कुछ और। इसलिए आप पाठ को अच्छी तरह से साउंड होकर के यानी शांत होकर के और अच्छी तरह से पढ़े उस पाठ को, तब आपके ये आगे क्लियर होगा। तो आइए चलते हैं पाठ पर। देखिए पाठ को, ह्यूमन इम्पैक्ट यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं यहां से ह्यूमन इम्पैक्ट यानी इस पर मानव प्रभाव क्या है। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर पार्टी 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. ह्यूमन सिविलाइजेशन का अर्थ होता है सभ्यताएं। मानवीय सभ्यताएं जो है वो कोई 12,000 वर्षों से इस पृथ्वी पर है। मानव सभ्यता को यहां बसे हुए कितना समय हुआ है? 12,000 वर्ष समय हुआ है। Barely a few seconds on the geological
भूगर्भीय जो घड़ी है, पृथ्वी के घूमने की जो घड़ी है, उसके लिए ये 12,000 वर्ष का समय है, वो कुछ सेकंड के बराबर है। तो ये कहता है कि मानवीय सभ्यताएं यानी अधिक से अधिक 12,000 वर्षों से है, जो कि भूगर्भीय घड़ी के लिए कुछ सेकंड के बराबर है। इन दैट शॉर्ट टाइम, इतने छोटे समय में, इन दैट शॉर्ट टाइम वी हैव मैनेज्ड टू क्रिएट क्वाइट रक्कस। रक्कस यानी शोरगुल। मतलब इतने छोटे समय में हमने ये एक शोरगुल पैदा कर लिया है। एचिंग अवर डोमिनेंस, अपना प्रभुत्व दिखाने वाला, ओवर नेचर विद अवर विलेज, यानी प्रकृति के ऊपर हम अपना प्रभुत्व जमाने वाला एक कोलाहल या शोरगुल प्राप्त कर चुके हैं, क्रिएट कर चुके हैं, जिसमें गांव है, कस्बे हैं, शहर हैं, मेगा सिटीज है, यानी बड़े बड़े जो महानगर है, इसके रूप में हमने अपना प्रकृति के ऊपर एक प्रभुत्व स्थापित करने की बात करते हैं ये नगरों के माध्यम से। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस, रैपिड इंक्रीज यानी अधिक वृद्धि या तीव्र गति से जो वृद्धि मानव जनसंख्या की या मानवीय जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि होना has left us battling with other species of limited resources। मानव सभ्यता की या मानव की या मनुष्य की जनसंख्या वृद्धि ने हमें अन्य जो सीमित संसाधन और अन्य जो प्रजातियां हैं उनसे लड़ाई के कगार पर ला दिया है। यानी आज मानव सभ्यता इतनी बढ़ गई है कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक जो संसाधन है, उनसे हम लड़ रहे हैं, अर्थात उनसे अधिक से अधिक प्राप्त करने की लड़ाई कर रहे हैं। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग of the fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world। यानी कोयला और तेल जैसे जीवाश्म ईंधनों के निरंतर कम न होते हुए दहन से अब विश्व के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत बन गई है, जो परत बन गई है which is slowly but surely increasing the average global temperature। which is slowly, जो कि धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ग्लोबल टेम्परेचर, यानी पृथ्वी जो है, हमारा जो विश्व है, इसका औसत तापमान बढ़ रहा है। किसके कारण? मानव जनसंख्या अधिक वृद्धि के कारण एक कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी परत है, वो पृथ्वी के चारों ओर फैल गई है और उससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इतने में से आपको एक प्रश्न आपसे जरूर देना चाहूंगा, और वो क्या प्रश्न है, देखिए। प्रश्न है आपके, फॉर हाउ मेनी इयर्स हैव ह्यूमन सिविलाइजेशन बीन एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ, कि मानव सभ्यता का कितने वर्षों से पृथ्वी पर अस्तित्व है, या मानव बस्तियां हैं, वो मानव सभ्यता वो कितने वर्षों से यहाँ पर पृथ्वी पर है। इसके बारे में आपको उत्तर देना है, बिल्कुल सीधा सा है, आप लिख सकते हैं इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। मानव जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से क्या परिणाम या क्या परिणाम निकलेगा या क्या परिणाम हुआ, क्या परिणाम होगा, इसके आप उत्तर भी आपको लिखना होगा। अगले पैराग्राफ में देखिए कि क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। मतलब जलवायु परिवर्तन जो है वो हमारे समय के सर्वाधिक जोश के साथ लड़े जाने वाला वाद विवादों में से एक है। हॉटली, जोश के साथ, हॉटली यानी जोश के साथ, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, और कंटेस्टेड, और कंटेस्टेड का मतलब है कि लड़ा जाने वाला, एनवायरमेंटल यानी पर्यावरणीय, डिबेट्स यानी वाद विवाद। हमारे समय के लिए जलवायु परिवर्तन हमारे समय के सर्वाधिक जोश के साथ लड़ा जाने वाला विवादों में से एक है। इसमें क्या है, विल द वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट मेल्ट एंटायरली, क्या पश्चिमी अंटार्कटिका की जो बर्फ की चादर है वो पिघल जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट इज डिस्टर्बेड, क्या गल्फ स्ट्रीम की धारा जो है वो बाधित होगी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नाउ इट, क्या संसार का अंत उसी तरह होगा जैसा हम जानते हैं।
मे बी और मे बी नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी। आइदर वे नहीं, जो भी हो, अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट। क्रूशियल का मतलब महत्वपूर्ण एलिमेंट यानी घटक है, तत्व है इन दिस डिबेट। इस बहस में अंटार्कटिका जो है वो सबसे महत्वपूर्ण घटक है। नोट जस्ट बिकॉज, इसके लिए नहीं, इट इज द ओनली प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार का ये वो स्थान है विच हैज नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन पॉपुलेशन, जहां पर मानव जनसंख्या कभी भी नहीं पनपी, इसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन द रेस्पेक्ट, और इसके तुलना में यह है अनछुआ रहा हो, मतलब मानव सभ्यता यहाँ पर नहीं बसी हो और ये तुलनात्मक रूप से अनछुआ रहा हो, इसके लिए नहीं। बट मोर इंपोर्टेंट, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बट मोर इंपोर्टेंटली, लेकिन ये अधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 years old carbon records trapped into its layers of the ice। क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसकी बर्फ की तहों में 5 लाख वर्ष पुराने अभिलेख दबे हुए हैं, कार्बन के अभिलेख इसकी बर्फ की तहों में, होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स, बर्फ की तहों में 500,000 years old, यानी 5 लाख वर्ष पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स है, अभिलेख है, वो दबे हुए हैं। इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामाइन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। यानी यदि हम पृथ्वी के भूतकाल, वर्तमान और फ्यूचर, पृथ्वी के भूत, वर्तमान और भविष्य, इनका अध्ययन करना चाहते हैं तो वी शुड विजिट अंटार्कटिका, तो हमें अंटार्कटिका का भ्रमण करना चाहिए। यहां पर एक प्रश्न बनता है, वो प्रश्न आपको बहुत याद भी करना है, ये प्रश्न मोस्ट भी होगा। प्रश्न देखिए ऐसे हो सकता है कि व्हाट शुड बी डू टू स्टडी द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाई शुड वी विजिट द अंटार्कटिका, हमें अंटार्कटिका भ्रमण क्यों करना चाहिए, या व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ विजिटिंग द अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का विजिट करने से क्या फायदे हैं, क्या हम जान सकते हैं, यानी व्हाट कैन वी नो टू विजिट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का विजिट करके हम क्या जान सकते हैं। तो इनमें से कोई भी प्रश्न है वो हो सकता है, इनका उत्तर यही होगा कि इफ वी वांट टू स्टडी द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ वी शुड विजिट अंटार्कटिका, तो हमें अंटार्कटिका का भ्रमण करना चाहिए। अगला पैरा देखिए, स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम, स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम आई वाज वर्किंग विद ओन लाई सोकल्स्की, यानी सोकल्स्की पर जब मैं स्टूडेंट्स ऑन आइस पर कार्यक्रम में काम कर रही थी, तो एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि हाई स्कूल के विद्यार्थियों को पृथ्वी के छोरों पर ले जाना, एंड प्रोवाइडिंग देम विद एम्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, और उन्हें प्रेरणादायक शैक्षणिक अवसर प्रदान करके विच विल हेल्प देम फोस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट टू अवर प्लेनेट, जो उनकी हमारे ग्रह के लिए एक नई समझ और सम्मान विकसित करने में सहायता करेंगे। विच विल हेल्प देम फोस्टर, बनाने में, ए न्यू अंडरस्टैंडिंग, एक नई समझ, एंड रेस्पेक्ट फॉर अवर प्लेनेट, हमारे ग्रह के प्रति उनकी एक नई सोच बनेगी। इट हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, ये 6 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है। हेडेड बाय कनाडियन जॉफ ग्रीन, कनाडा के नागरिक जॉफ ग्रीन के द्वारा चलाया जा रहा है। हु गोट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड, जो कि प्रसिद्ध व्यक्तियों को और सेवानिवृत्त व्यक्तियों को उस यात्रा पर ले जाने से थक चुका है। रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स, धनवान व्यक्तियों को और जिज्ञासु लोगों को वहां ले जाने से थक चुका है। हु कुड ओनली गिव बैक इन ए लिमिटेड वे, जो कि एक बहुत ही सीमित संसाधन उन्हें प्रदान करते हैं। कहने का अर्थ है ये कि ये जो कनाडियन व्यक्ति जॉफ ग्रीन है, ये जो 6 सालों से काम कर रहे हैं, और 6 सालों से वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े जो
प्रसिद्ध व्यक्ति है, रिटायर्ड कोई पर्सन है, धनवान व्यक्ति है, उनको वहां पर ले जाते हैं, लेकिन बदले में उन्हें बहुत ही कम संसाधन, बहुत ही कम फीडबैक मिलता है। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस he offers the future generation of policy makers a life-changing experience at an age when they read, ready, observe, learn and most important। यानी विद्यार्थियों को उस आइस पर ले जाने का उनका प्रयत्न इसलिए था कि भावी पीढ़ी जो है वो हमारे जीवन परिवर्तन और हमारी इस पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ जान सकें। यानी स्टूडेंट्स ऑन आइस के साथ नीति निर्माताओं की भावी पीढ़ी को एक ऐसी आयु में वो आत्मसात करना या सीखना और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य करने में वो समर्थ हो जाएं, तत्पर हो जाएं, जो जीवन परिवर्तन करने वाला एक अनुभव प्रदान करता है। यानी लाइफ चेंजिंग की जो बात होती है वो उनके लिए प्राप्त हो जाए, इसलिए वो क्या करते हैं कि उसलिए वहां पर ले जाते हैं उन लोगों को। किसको? जो स्टूडेंट्स को ले जाने का उनका उद्देश्य क्या है? स्टूडेंट्स को ले जाने का उद्देश्य यह है कि ताकि वो उनसे तो क्या होता है, द रीजन दैट प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल इट बिकॉज, ये इसका कारण और ये कार्यक्रम इतना सफल इसलिए हुआ क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। यानी दक्षिणी ध्रुव के निकट जाकर कहीं भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। इट इज इजी टू बी blaze about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. But when you can visibly see glaciers retreating, and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real। देखिए बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पे। कभी क्या लेखक क्या कहना चाहता है? लेखक कहना चाहता है अपने अपने अक्षांशों और देशांतरों के सहज क्षेत्र में बैठ करके ध्रुवीय जो हिम शिखर हैं, ध्रुवीय जो साउथ पोल्स हैं, हिम शिखर है, पिघलने के बारे में चिंता करना आसान है। इट इज इजी है, उनके बारे में चिंता करना आसान है। परंतु जब आप अपनी आंखों के सामने ग्लेशियरों को सिकुड़ते देखेंगे, but when you can visibly see glaciers and retreating and ice shelves collapsing, जब आप उन्हें बड़े बड़े ग्लेशियरों को, हिमखंडों को सिकुड़ते हुए, विखंडित होते हुए देखेंगे और बर्फ के कगारों को ढहते हुए देखेंगे, तब आप महसूस करने लगते हैं, then you feel, तब आप महसूस करने लगते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बहुत वास्तविक है। then you begin to realize, तब आप महसूस करते हैं द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी भूगर्भीय जो गर्मी है या तापमान जो है की वृद्धि है, वो एक वास्तव में वास्तविक धमकी है। आगे देखिए, अंटार्कटिका बिकॉज हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अंटार्कटिका जो कि एक सिंपल, जो एक साधारण परिस्थिति के तंत्र है और जहां पर जैव विविधता का अभाव है, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions। यानी वहां पर जैव विविधता भी नहीं है और साधारण इकोसिस्टम है, तो ये एक परफेक्ट स्थान है इस पृथ्वी का अध्ययन करने का कि छोटे छोटे परिवर्तनों से हमारे एनवायरमेंट में, हमारे वातावरण में वो किस प्रकार परिवर्तन होते हैं और कितना बिग जैसे रिप्रिक्यूशंस हो जाते हैं। बिग रिप्रिक्यूशंस का अर्थ होता है दुष्परिणाम। क्या अर्थ होता है? दुष्परिणाम। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, टेक दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट न्यूरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउथर्न ओशियन फूड चेन। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। इन्होंने कहा है कि आप सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, कि आप सूक्ष्म जो फाइटोप्लैंक्टन घास है, दोज ग्रासेज ऑफ द सी, समुद्री घास। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन? फाइटोप्लैंक्टन इज द ग्रासेज ऑफ सी, समुद्री घास है। आप समुद्री घास को लीजिए, ये समुद्र की वे घासें हैं जो संपूर्ण दक्षिणी महासागर की भोजन श्रृंखला को पोषण प्रदान करती है। दोज ग्रासेस, द सी,
दे न्यूरिश पोषण प्रदान करती है एंड सस्टेन बनाए रखती है द एंटायर साउथर्न ओशियन फूड चेन, यानी संपूर्ण दक्षिण ध्रुवीय या दक्षिण महासागरीय भोजन श्रृंखला को बनाए रखती है, पोषण प्रदान करती है, जीवित रखती है। These single-celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important process called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस किसे कहा जाता है, इसके बारे में लेखक क्या बताता है कि ये एक ही कोशिका वाले पौधे, ये दी सिंगल सेल्ड, एक ही कोशिका वाले पौधे यूज द सन्स एनर्जी, यानी सूर्य की एनर्जी का उपयोग करते हैं और एसिमुलेट कार्बन, क्या करते हैं, कार्बन को अवशोषित करते हैं, एसिमुलेट यानी अवशोषित करते हैं, एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब है कि यानी सूर्य की जो जैव यौगिकों को और आश्चर्यजनक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया में संश्लेषित करते हैं। एसिमुलेट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी इनको क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, यानी इसको संश्लेषित करते हैं, एंड वंडरस एंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस का अर्थ होता है प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। साइंटिस्ट वार्न्स, वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं, दैट फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि ओजोन गैस की परत में और फाइटोप्लैंक्टन की कमी की गतिविधियों को प्रभावित करेगी। यानी वैज्ञानिक ये चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की जो डिप्लेशन है, कमी, डिप्लेशन यानी कमी, यानी ये जो कमी है ओजोन परत में कमी होना अफेक्ट प्रभावित करेगा एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों को प्रभावित करेगा, विच इन टर्न विल इफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल मैरीन एनिमल्स। जब ये प्रभावित करेगा तब क्या होगा, सभी समुद्री जीवों और उस क्षेत्र के पक्षियों का जीवन विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र के सभी समुद्री जीवों का, पक्षियों का जीवन जो है, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और वैश्विक जो कार्बन चक्र है वो प्रभावित होगा। यानी इससे क्या होगा, वैश्विक कार्बन चक्र है वो प्रभावित होगा। इन द पेरेबल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन की नीति कथा में, फाइटोप्लैंक्टन की नीति कथा में देयर इज अ ग्रेट मेटाफोर, यह एक बहुत बड़ा रूपक है, देयर इज अ मेटाफोर ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी अस्तित्व का एक बहुत बड़ा रूपक है। टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। छोटी छोटी चीजों की परवाह कीजिए, बड़ी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखें। बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, तो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो स्वतः ही ठीक हो जाएगी। आगे देखिए लेखक क्या कहता है कि वॉक ऑन ओशियन, समुद्र पर चलना। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एफिफिनिस, यानी इस प्रकार की प्रबल भावनाओं के क्षेत्र में मेरा जो अंटार्कटिका का जो अनुभव था वो बहुत ही पूर्ण था। बट द बेस्ट occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south, यानी दक्षिण में जब 65.55 डिग्री अंटार्कटिक सर्किल में जब हम जा रहे थे तो उस समय एक घटना, बहुत ही अजीब घटना घटित हुई। द सोकल्स्की यानी उनका यान had managed to wedge herself into thick white straits of the ice between पेनिजुला एंड टेडपोल। पेनिजुला और टेडपोल के बीच में एक मोटी चादर में हमारा जो ये सोकल्स्की यान था वो घुसा, मतलब मोटी बर्फ की चादर में घुसने वाला था
एंड island which was preventing us from going any further, और वह टापू हमें आगे जाने से रोक रहा था कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू, और कैप्टन ने यह निश्चय लिया कि हम कहां जा रहे थे, टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, कि हम वापस मुड़ गए हैं और वापस उत्तर में जा रहे हैं। बट बिफोर वी डिड, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लिम डाउन एंड गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशियन। हमें सभी को यह निर्देश मिला कि हम गैंग प्लैंक जो पट्टा है, उस जहाज का पट्टा पकड़ते समुद्र में उतर जाएं और समुद्र में चलने का निर्देश मिला। सो देयर वर ऑल 52 ऑफ अस, इसलिए हम वहां पर कुल 52 व्यक्ति थे। किटेड आउट इन कोट टैक्स एंड ग्लेयर्स, हम मात्र 52 व्यक्ति थे। बावन व्यक्ति थे जो वहां पर हम चल रहे थे, कपड़ों और सामान के साथ तेज प्रकाश में वहां पर हम थे। हम मात्र सफेद बर्फ पर चल रहे थे, वॉक ऑन ओशियन, और हम वॉकिंग ऑन ए स्टार्क वाइटनेस दैट सीम्ड टू स्प्रेड आउट फॉरएवर, चल रहे थे ऐसी लग रही थी मानो यह है हमेशा फैली रहेगी। एंड अंडरनीथ आवर फीट was a meter thick ice pack, underneath हमारे पैरों के नीचे एक मीटर मोटी बर्फ की परत थी। अंडरनीथ नीचे, आवर फीट हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर मोटी बर्फ की परत थी। एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लाइविंग ब्रीथिंग साल्ट वाटर, और उसके नीचे 180 मीटर जीता जागता सांस लेता खारा पानी भी था। 180 मीटर नीचे क्या था, खारा पानी भी था। इन द पेरिफेरी crab eater sails were stretching and sunning themselves on ice floors, much like stray dogs will do under the shade of banyan tree, यानी बाहरी सतह पर बर्फ की तैरती हुई चादरों पर केकड़े खाने वाली जो सील मछलियां हैं, क्रेब ईटर सील्स, जो सील मछलियां हैं, केकड़ों को खाने वाली सील मछलियां हैं, स्ट्रेचिंग अंगड़ाइयां ले रही थी, एंड सनिंग देमसेल्व्स, और धूप सेक रही थी बाहर। कहां पर, जिस प्रकार किसी बरगद की छाया में आवारा कुत्ते अंगड़ाइयां लेते हैं, वहां पर यानी कुछ जो है वो सील मछलियां हैं, वो बाहर अंगड़ाइयां ले रही थी सूर्य की धूप में, जिस प्रकार आवारा कुत्ते हैं वो कोई बरगद के पेड़ों के नीचे सोते हैं। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिलीवेशन, यह किसी रहस्य से कम नहीं था। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, वास्तव में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से संबंधित होती है। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, प्रत्येक वस्तु जो है वो एक दूसरे से संबंधित होती है। आगे देखिए, 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, देयर बॉडीज ऑफ वाटर, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मेनी इकोस्फीयर्स लेटर, यानी 9 समय क्षेत्र एंड 6 चेक पॉइंट्स, 6 चौकियां, एंड 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 जल क्षेत्र, एंड मेनी इकोस्फीयर्स, और बहुत सारे परिस्थिति के क्षेत्रों के बाद I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. मैं अपने इस ग्रह पर उपस्थित संतुलन और सौंदर्य से बहुत आश्चर्यचकित थी। Balance in play planet. How would it be if Antarctica were to become the warm place? मेरा आश्चर्य क्या था, अगर क्या होगा यदि अंटार्कटिका गर्म स्थान हो जाए, यानी व्हाट हैपन, क्या होगा अगर अंटार्कटिका है वो गर्म प्लेस हो जाए। दैट इट वंस यूज्ड टू बी, जैसा कि पहले कभी हुआ करता था। दैट इट वंस यूज्ड टू बी, जैसा कि पहले कभी हुआ करता था। विल बी अराउंड टू सी इट, क्या हम इसे देखने के लिए यहां रहेंगे अगर ये उतना गर्म होगा तो। और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, फिर हमारा डायनासोर जो दैत्याकार जीव है
उनसे हमारा सामना होगा। डायनासोर्स और मेमथ्स एंड वूली राइनोस, यानी अधिक ऊन वाले जो गेंडे हैं, दैत्याकार जो जीव है गेंडे हैं, उनसे हमारा सामना हो चुका होगा। हु टू से, यानी कौन कह सकता है, हु इज टू से। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स, छोटे किशोरों के साथ 2 सप्ताह का समय बिताने के बाद, हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, जिन्होंने 2 सप्ताह व्यतीत करने के बाद, यानी अब भी विश्व को बचाने का आशीर्वाद है और उनमें एक आदर्शवाद की भावना है, आइडिया है। All I can say is that a lot can happen in the million years, but that is difference a day makes. मैं बस इतना ही कह सकती हूं कि इस 10 लाख वर्ष में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक दिन से भी कितना फर्क पड़ सकता है। बट व्हाट डिफरेंस डे मेक्स, यानी एक दिन से भी कितना फर्क पड़ सकता है, यानी तिशानी दोषी का पाठ लिखा हुआ है। इसमें से कुछ आपके लिए प्रश्नोत्तर डालता हूं जो आप याद करेंगे। प्रश्नोत्तर देखिए, व्हाट इज द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, यानी भूगर्भीय टेम्परेचर बढ़ोतरी का क्या कारण है, रीजन क्या है। या ये भी हो सकता है कि व्हाई इज इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, क्या इसका कारण है। तो उम्मीद करता हूं आप इन उत्तरों को 9610208295 इन पर अवश्य ही सेंड करेंगे। तब तक के लिए, अगले पाठ तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।